यस। गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मेरा नाम लिखता हूँ क्षितिज यामिनी श्याम। यामिनी मेरी माँ का नाम है, श्याम मेरे पिताजी का नाम है। और यहाँ पे आज का हमारा विषय जो हमने रखा है कि अंधविश्वास उन्मूलन या अंधश्रद्धा निर्मूलन और वैज्ञानिक सोच। तो हम लोग कम हैं, तो हम चर्चा के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ जो मुझे बातें रखनी है उसको लेकर भी हम बात कर सकते हैं। एक जो शुरुआत में मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर हम इंटरेक्शन करें कि अ, एक तो अंधश्रद्धाएं जब हम बोलते हैं, अंधविश्वास जब हम लोगों में बोलते हैं, तो अ, कौन से अंधविश्वास आपको वहाँ पे दिखते हैं? यानी आप शायद सारे लोग बिहार से हैं, तो वहाँ पे कौन से अंधविश्वास आपको दिखते हैं कि जिन पे हम फोकस कर सके आज की चर्चा में? जी। 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 और कोई ऐसे फास्ट में अगर हम जल्दी जल्दी, क्या क्या अंधविश्वास आपको दिखते हैं? ठीक है, चलो। हाँ। हाँ, कोई भी। हाँ, ठीक है। एक तो जब हम अंधविश्वास बोलते हैं या अंधश्रद्धा बोलते हैं, ये शब्द आप ज़्यादातर कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, अंधविश्वास या अंधश्रद्धा? ये शब्द आपको समझ में आएगा सबको। ठीक। बिल्कुल। हाँ। करेक्ट, करेक्ट, ओके। ठीक। तो अब हम जब कहते हैं कि अंधश्रद्धा या अंधविश्वास, तो ये इसमें क्या क्या आती है अंधश्रद्धाएं? जैसे भारत में हमको कौन सी दिखाई देती है अगर ये लिस्ट बनाए हम? तो एक तो भूत वगैरह, भूत प्रेत, इन चीज़ों को हम में से कई लोग मानते हैं कि वो होते हैं। फिर हॉन्टेड प्लेसेस, यानी भूतहा जगह होती है कि जहाँ पे भूतों का वास होता है, ऐसा हमको लगता है। या फिर हम मानते हैं कि हम, यानी आप में से लोग नहीं मानते होंगे, पर भारत में लोग मानते हैं कि किसी के शरीर में भूत का संचार हो सकता है, या उसमें किसी ईश्वर का या आत्मा माता का संचार हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ अंधश्रद्धाएं होती हैं। इसके अलावा एक भानुमति या भानामति उसे कहते हैं, पोल्टरगिस्ट, यानी घर में कोई चीज़, कोई गलत चीज़ें अपने आप होने लगती है। कि किसी के कपड़े जल गए, किसी के शरीर में कोई जख्म आने लगे, खाना कहीं उड़ के गिर जाने लगा, और ये अपने आप हो रहा है घर में और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कौन कर रहा है, वगैरह। तो ये एक होता है। फिर इसके अलावा कॉमन हम देखते हैं कि जादू टोना टोटका, इन चीज़ों पे लोगों का विश्वास होता है कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। आ, अभी क्योंकि हम जो एक यानी काम में मैं बताऊंगा कि एक हम श्याम मानव नाम से चैनल भी चलाते हैं, और वो चैनल अभी हमारा हिंदी में है, क्योंकि महाराष्ट्र के होने के कारण पहले हमारा ज़्यादातर काम मराठी में रहा। पर अभी हिंदी में 2018 से हमने शुरू किया, और तब पूरे देश से हमें कॉल आते हैं उसको लेकर। तो उसकी उस एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं अनुभव के आधार पर यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। फिर एक ये भी होता है, लोगों को लगता है कि मंत्र तंत्र, मंत्रों से कुछ होता है, तांत्रिक मांत्रिक कुछ कर देते हैं, या किसी को मार भी सकते हैं टोटके से, वगैरह। फिर हम शगुन में मानते हैं, अच्छा शगुन होता है, बुरा शगुन होता है, और उसके कारण कुछ अच्छा बुरा हो सकता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ समय अच्छा होता है, बुरा होता है। या फिर हम मानते हैं कि नसीब होता है दुनिया में, और नसीब के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये सारे अंधविश्वास अलग अलग हैं। इसके अलावा अभी मॉडर्न अंधविश्वासों में हम बात करेंगे तो ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजी के कई प्रकार, ज्योतिष के कई प्रकार, यानी कुंडली देखकर भविष्य बताना, हाथ देखकर भविष्य बताना, चेहरा देखकर, थंब इम्प्रेशन देखकर, यानी अंगूठे का निशान देखकर उससे भविष्य बताना, ऐसे कई भविष्य बताने के प्रकार भी हैं। वो टैरोट कार्ड वगैरह होता है, वो कभी आपका कोई पंछी ऐसा कार्ड निकाल के बता देता है, वो होता है।
तो ऐसे कई भविष्य बताने के जो प्रकार है, फिर वास्तुशास्त्र करके आजकल एक नई अंधश्रद्धा फैलती हुई हमको दिखती है, तो वो है। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये सारी मॉडर्न अंधश्रद्धाएं हुई। इसमें अभी मॉडर्न में कुछ हेल्थ से जुड़ी जैसी टेक्निक्स हैं, जैसे मैग्नेट थेरेपी हो या रेकी हो। ये भी अगर हम देखें तो अवैज्ञानिक और अंधविश्वासों में आएगी। माइंड, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये भी अंधविश्वासों में आएगा। इसके अलावा अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो हमें आत्मा या पुनर्जन्म, इन बातों पे भी विश्वास हो सकता है। फिर हम साक्षात्कार या मोक्ष, इन चीज़ों को भी या एटलीस्ट हम साक्षात्कार को तो भी सच मानते हैं, जिसे हम एनलाइटनमेंट, साक्षात्कार यानी हिंदी में इंटरव्यू भी मतलब होता है उसका, पर एनलाइटनमेंट वाला साक्षात्कार, जो मैं अध्यात्म में साक्षात्कार की हम बात करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमको पता है प्लैंचेट में ऐसी कोई आत्मा वगैरह आ सकती है, ऐसा हमको लगता है। रत्नों के कारण हमारे स्वभाव में कोई बदलाव हो सकते हैं, हमारा भविष्य बदल सकता है, ये हमको लग सकता है। तो ऐसे कई अंधविश्वास, इनमें से कई पुराने हैं, ट्रेडिशनली हमारे देश में रहे हैं या सारे हमारे समाज में रहे हैं, और कुछ हमको नए बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। अब इन सबको अगर मैं अंधविश्वास बोल रहा हूँ, इसमें से हो सकता है कुछ चीज़ों पे आप डाउटफुल हो, कुछ चीज़ों पे आपको लगे नहीं ये अंधविश्वास थोड़ी है, ये तो सच बात है, ऐसा भी हो सकता है। पर उस पर हम अभी चर्चा कर सकते हैं। पर इसे हम अंधविश्वास क्यों बोलते हैं, या इन सारी चीज़ों को हम अंधविश्वास क्यों कहेंगे? तो जो भी वैज्ञानिक रूप से जो चीज़ साबित नहीं हुई, ऐसी चीज़ों को अगर हम सच मानने लगे, या वैज्ञानिक रूप से जो चीज़ साबित हो चुकी है उसके उल्टी किसी चीज़ को अगर हम सच मानते हैं, तो उसको हमें अंधविश्वास बोलना पड़ेगा। अंधविश्वास को यानी शब्दों से ही समझ में आता है अंधविश्वास। अंध यानी बिना देखे, बिना जांचे परखे किसी चीज़ पे अगर हम विश्वास रख रहे हैं, तो उसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। अब हो सकता है कि वो चीज़, यानी अंधविश्वास तब बोलेंगे जैसे अभी किसी रेपुटेड इंसान ने कोई आपको बात बताई, आपके डॉक्टर ने आपको कोई ट्रीटमेंट दी, जो डॉक्टर प्रॉपर पढ़ा लिखा डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है या जो भी है, उसका एक्सपर्टीज उस विषय का है, और उसमें उसने कोई आपको दवाई दी, तो उसका कोई आप टेस्टिंग करते बैठो, ये नहीं कहने का मतलब है। यहाँ पे वो इंसान उस विषय का एक्सपर्ट है, और फिर वो आपको कोई चीज़ दे रहा है, यानी ट्रीटमेंट दे रहा है वगैरह, और वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें, तब अगर आप उसे मानते हैं, तब उसे हम अंधविश्वास नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप यानी ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे कि जहाँ पे वो चीज़ें वैज्ञानिक रूप से प्रूव नहीं हो चुकी है या साबित नहीं हो चुकी हैं, या उसके उल्टा कुछ वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है, उसको अगर हम मानने लगे, तो उसको हमें अंधविश्वास कहना पड़ेगा। अब ये जो दूसरा शब्द हमने डिस्कस किया इसके साथ में कि अंधश्रद्धा, ये भी शब्द काफ़ी प्रचलित है। तो ब्लाइंड फेथ जब हम बोलते हैं, तो फेथ का मतलब श्रद्धा होता है, विश्वास यानी ट्रस्ट हुआ। बट फेथ जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब हम श्रद्धा भी पकड़ते हैं। और हमारा जो पूरा तत्व ज्ञान है, भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय दर्शन में, तो भारतीय दर्शन एक नहीं है, पर ओवरऑल एक उसके बारे में समझ ये है कि श्रद्धा यानी क्या। किसी भी, हम श्रद्धा किस पे रखते हैं? कोई एक ग्रंथ हो सकता है पवित्र, जिसे हम मानते हैं, हम यानी इंसान, कोई ऐसा एक इंसान हो सकता है जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं। तो श्रद्धा यानी क्या? तो श्रद्धा में 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो प्रक्रियाएं होती। पहली, जिस पे श्रद्धा रखनी है उसको हमने खुद से श्रेष्ठ मानना चाहिए, यानी हम एक लेवल पे है, वो कुछ तो भी हमारे ऊपर के लेवल पे। फिर अगर वो किसी ग्रंथ पे श्रद्धा रखनी है, तो वो फिर इंसानों ने नहीं बनाया हमारे जैसे, तो ईश्वर ने उसे भेजा है, ईश्वर ने बताया, हमने केवल लिखा है वगैरह। किसी इंसान पे अगर कोई श्रद्धा रखनी है, तो उसमें कोई अलग शक्तियाँ हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं। तो जब हम श्रद्धा किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे रखते हैं, तो उसके पीछे अपेक्षा ये होती है कि आप ये समझो वो आपके ऊपर के किसी पायदान पे हैं, वो आपसे श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात होती है उस ग्रंथ का या इंसान का शब्द प्रामाण्य आप मान्य करें, यानी वहाँ पे जो लिखा है वो सच है, उसके लिए अलग किसी प्रमाण की, अलग किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो बोला गया, उस इंसान ने जो बोला, वहाँ पे जो लिखा, वैसे के वैसे सच मानना पड़ेगा, या वैसे को वैसे सच मानना, यानी श्रद्धा। श्रद्धा रखो जब बोला जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उस इंसान ने बोल दिया, इसका मतलब वो सच है, उसका शब्द ही प्रमाण है, उसको अलग से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी बात होती है इसमें कि जिस पे भी श्रद्धा रखनी है,
उस पे उसकी चिकित्सा करना हमको अलाउड नहीं है, उसको जांच लेना हमको अलाउड नहीं है। बिना जांचे ही जब आप विश्वास रखोगे तो उसको श्रद्धा बोलेंगे। और फिर उस पर शंका लेना अलाउड नहीं है, भले ही आपको उल्टा सबूत मिल जाए। अभी जैसे हमने भारत में देखा है कि अंधश्रद्धाओं का एक बड़ा पार्ट है कि ये जो बाबा लोग होते हैं जो कहने को खुद को संत बोलते हैं और वो कई चमत्कार करते करने का दावा भी करते हैं, जबकि हमारा जो अंधविश्वास उन्मूलन का संगठन है उसने ये साबित कर दिया है या पहले से साबित है कि दुनिया में कोई चमत्कार कभी हो नहीं सकता। फिर भी ये बोलते हैं कि हम चमत्कारी पुरुष हैं, और फिर वो इस तरह से हम देखा है कि भक्तों का, फिर खासकर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी होता है या वो भी होता है। वैसा एविडेंस भी अगर मिल जाए, सबूत भी मिल जाए, तो भी उसको सच न मानना यानी श्रद्धा। यानी जैसे आसाराम बापू जैसा केस है, फिर राम रहीम जैसा केस है, जहाँ पे हमको इन सारे बातों के उस तरह का शोषण का पूरा वहाँ पे सिस्टम बना हुआ था ये पता है, फिर भी उसको न मानने वाले कई भक्त हमको दिखेंगे जिनको हम बहुत अच्छे से, जब वो जो खुद को एकदम श्रद्धावान समझेंगे। तो ये भी है। तो ये कहने का, ये सब बताने के पीछे मेरा एक विचार था कि जब हम अंधश्रद्धा बोलते हैं, हमेशा ये वाक्य हम सुनते हैं कि अंधश्रद्धा तो ठीक है वो नहीं होनी चाहिए पर श्रद्धा रखनी चाहिए। पर इस हिसाब से अगर देखेंगे, जो अभी हमने एक व्याख्या पर डिस्कस किया श्रद्धा और अंधश्रद्धा की, तो दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। कहाँ पे श्रद्धा खत्म होती है और कहाँ पे अंधश्रद्धा शुरू होती है, उसको इतना ही, यानी नॉर्मल इसमें तो बोलेंगे कि दूसरे की जो लगती है वो अंधश्रद्धा होती है और हमारी जो होती है वो हमको श्रद्धा लग सकती है। तो इसके अलावा अगर हम रैशनली भी एक फ़र्क करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एविडेंस मिले कि इंसान फ्रॉड है, इंसान गलत है, तब अगर आप अपनी श्रद्धा निकाल लेते हो उस पर से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, आपकी श्रद्धा अंध नहीं है, यानी आप अंधभक्ति नहीं कर रहे हो, या आप किसी ब्लाइंड होके कोई फेथ नहीं रख रहे हो, या फिर जो श्रद्धा आपको बुरी जगह नहीं लेके जा रही, या आपका शोषण नहीं हो रहा है आपका उस जगह पे, वहाँ पे अगर आपकी श्रद्धा है तो उसे हम सच माने, या उसे हम श्रद्धा माने, अंधश्रद्धा न माने। इतना फ़र्क हम केवल कर सकते हैं। पर ये हमको समझने की बात थी। इन विषयों के बारे में आप सबकी सोच या आपका बैकग्राउंड मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता, इसलिए कुछ चीज़ें जो बेसिक मुझे थी वो रखी, आपके सामने रखी। अब ये जो सारी बातें मैंने पहले अंधश्रद्धाओं में कही, अंधविश्वासों में कही, या तो ये सारी बातें पहले ही साबित हो चुका है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, या इसके उल्टा कुछ ना कुछ साबित हो चुका है कि ये गलत ही है। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल अगर लेना हो तो मैं अगर कहूँ कि ज्योतिष का है। ज्योतिष पहले आप देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमी हम जिसे बोलते हैं, खगोल शास्त्र का ही भाग था, पार्ट था। और खगोल शास्त्र के साथ उसका, यानी गैलीलियो जैसा जो बड़ा एक खगोल शास्त्री था, गैलीलियो को हम जानते हैं कि उसने पहली बार दूरबीन को इस्तेमाल किया तारों की तरफ देखने के लिए। टेलीस्कोप का पहली बार तारों के लिए इस्तेमाल करने वाला और उसके लिए टेलीस्कोप को अच्छा बनाने वाला बड़ा साइंटिस्ट हम करके और खगोल शास्त्री के तौर पे हम गैलीलियो को जानते हैं, जिसने पहली बार गुरु के चांद ढूंढे, बाकी भी ग्रहों को चांद होते हैं ढूंढा वगैरह वगैरह। पर गैलीलियो खुद कुंडलियाँ बना के भविष्य वगैरह बताता था, क्योंकि उस ज़माने में विज्ञान को लगता था कि जैसे हम ये ग्रह तारों की स्थितियाँ बता सकते हैं, वो कब ग्रहण होगा वो बता सकते हैं, उसी हिसाब से लोगों के भविष्य भी बताए जा सकते हैं। पर धीरे धीरे बाद में ये हुआ, गैलीलियो के वक्त ही उसकी कई महत्वपूर्ण और फेमस भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हुई। तब से लेके ये हमेशा सोच रही, और फिर धीरे धीरे पता चला कि जो हम खगोल शास्त्र के बारे में भविष्यवाणियाँ करते हैं वो सारी सच होती है, पर इंसानों के भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं वो सारी गलत होती है। उसमें कोई जितना भी सच आता है वो केवल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ ना कुछ तो सच निकलेगा। जैसे हम बोलेंगे कि आपको हेड्स और टेल्स में गेस करना है और आप गेस वर्क कर रहे हो और उसमें से कुछ ना कुछ सच निकल आएगा, उतनी ही भविष्यवाणियाँ सच निकलती हैं। ये कई सालों पहले, कई शतकों पहले साबित हो गया। फिर खगोल शास्त्र अलग किया गया, ज्योतिष शास्त्र अलग किया गया, पर फिर भी आज भी हम देखते हैं कि लोग ज्योतिष मानने वाले कई लोग दुनिया में हैं। तो इस हिसाब से मैं ये इन सारी चीज़ों को हम अंधविश्वास कह रहे थे, उस पर हम चर्चा भी करेंगे या कर सकते हैं। अब इसमें अब हम ये बोल सकते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक आज का है कि
आ, फिर आ, अब जैसे आप बोलोगे कि भूत तो शरीर में आता हुआ दिखता है, या देवी तो किसी के शरीर में आती हुई दिखती है, ऐसा है। जैसे टीना ने एक उदाहरण दिया कि सांपों को मंत्र, सांप अगर किसी को काट जाए तो मंत्र उस पर डाला जाता है, और कई बार वो मंत्र से बच भी जाता है इंसान। आपको सबको पता होगा कि अ, भारत में आप देखेंगे तो केवल 10% के आसपास सांप ऐसे हैं कि जो जहरीले हैं। लगभग 4 प्रजातियां केवल सांपों की ऐसी हैं जो जहरीली हैं। बाकी सारी प्रजातियां सांपों की जो है वो, उनमें जहर नहीं होता। अगर जहरीला सांप आपको काट जाए, किसी भी मंत्र से वो इंसान बच नहीं सकता। अगर बिन विषैला कोई सांप अगर हमको काटता है, उससे इंसान कभी कभी डर के, उसे कुछ समस्याएं हो सकती है डर के कारण। वो मरेगा नहीं, पर डर के कारण उसका बीपी हाई हो गया, वो फोबिया, पैनिक अटैक उसको आ गया। ये चीज़ें शांत करने के लिए ये तंत्र मंत्र वगैरह काम में आ सकता है। पर किसी सांप पे, क्योंकि किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, ये आज साबित हो चुका है। यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि केमिस्ट्री पहले अल्केमी करके मानी जाती थी, यानी उसका जो शास्त्र था, विज्ञान था, वो अल्केमी था। अल्केमी में यानी चेटुक विद्या, अल्केमी यानी, तो उसमें रसायन भी मिलाए जाते थे और साथ में मंत्र भी बोले जाते थे। उनको लगता था कि ये दोनों करने से फिर ये जो घट रहा है, रासायनिक प्रक्रिया, रिएक्शन हो रही है, ये इसके कारण हो रही है। पर फिर पता चला कि नहीं, ये मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता, ये सारा केवल केमिकल्स का ही काम है। हम मंत्र ना बोले तो भी वही केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मंत्रों में वैसी कोई ताकत नहीं होती। फिर देवी शरीर में क्यों आती है, तो इस सब के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास में मौजूद है। तो कभी कभी जैसे माता किसी के शरीर में आती है, या नागदेव शरीर में आता है, वगैरह वगैरह। एक तो ये कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इंसान को अगर सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बात है, जिसमें उसको, या फिर उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, यानी सिजोफ्रेनिया में हमको पता है आभास होने लगते हैं, हमको जो चीज़ें नहीं है वो दिखाई देती है, आवाज़ आती है। या फिर किसी को मैनिएटिक पर्सनैलिटी है, उस इंसान इतना मैनिया में, इतना खुशी की हद में, डिप्रेशन के उल्टा होता है मैनिया। डिप्रेस्ड होना अलग बात है और मैनिया में जाना अलग बात है। जब वो मैनिया बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, तो वो इंसान सच क्या है, झूठ क्या है, और वो बहुत हाइपर बातें करने लगता है, मैं ब्रह्मदेव हूँ से लेकर सारी चीज़ें। और फिर उसको वो वैसा बोलने लगेगा, तो वो मैनिएटिक हो सकता है, सिजोफ्रेनिक हो सकता है। और ऐसा होने के बाद वो जब बोलता है, तो उसको हम, उसके शरीर में कोई ईश्वर आया है या भूत आया है ऐसा मान सकते हैं। फिर सिजोफ्रेनिया वालों को भूत आया ऐसा हमको लग सकता है। तो पहला तो कारण इन चीज़ों के पीछे कि कोई ना कोई मानसिक बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको है। दूसरा, ऐसी कई जगहों पे अगर आपको ये पता चले कि यहाँ पे भूत होता है, वहाँ पे आप गए और बहुत डर गए, तो डर के कारण आप सम्मोहन जैसी अवस्था में चले जाते हो, और फिर आप ऐसा बर्ताव करने लगते हो कि आपको भूत लग गया। या कभी कोई स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, उसमें भी इस तरह से इंसान बिहेव करता है। वो टेम्पररी बात है, वो मानसिक नहीं है, पर वो सम्मोहन जैसी अवस्था में जाने के बाद, जैसे कि कोई पूजा चलती है, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल है जहाँ पे सबके शरीर में माता आती है, वो मंदिर में वहाँ पे चले जाओ, वहाँ का म्यूज़िक सुन के, वहाँ पे जो भी चलता है वो प्रक्रिया करके, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन ऐसी पूजा करोगे तो शरीर में माता आ सकती है। इसके कारण वो जो सूचना आपने दी, वो सम्मोहन की सूचना जैसे काम करेगी, और उस इंसान को वैसा लगने लगेगा, वो वैसा बर्ताव करने लगेगा। पर ये जो अब सजेशन के कारण, जैसे हम बोलेंगे कि ये सूचना दी गई, उसके कारण वो इंसान वैसा बर्ताव किया, पहले 2-3 बार अगर उसका वो जब भी होता है, तब उसको वो उसके बाद पता चल जाता है ये मैं खुद ही कर रहा हूँ, ये सूचना से हो रहा है। पर तब तक उसको इतने फ़ायदे मिलने लगते हैं उस चीज़ के, कि अगर किसी के शरीर में माता है तो उसके तरफ उसका ख्याल रखा जाएगा, उसके तरफ उससे लोग या तो डरने लगेंगे, या उसको आदर देने लगेंगे, या फिर तो उसके तरफ एटलीस्ट ख्याल तो भी करेंगे उसका। इसके कारण अटेंशन सीकिंग सभी को पसंद होता है कि सारे लोग मेरे तरफ ध्यान दें। उसके कारण फिर वो चीज़ें, वो नाटक लंबे किए जाते हैं। तो ऐसा हर जो अंधश्रद्धा हमने कही, उसके एक्सप्लेनेशंस हैं। वो सारे एक्सप्लेनेशंस हम लोगों को देने का काम करते हैं, बताते हैं। और ये सारे विषयों पे हम महत्व क्यों देते हैं, या हमने क्यों देना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आप दुनिया का हम अगर स्टडी करें सारे,
तो कौन से देश हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रगत हैं, डेवलपमेंट जहाँ सबसे अच्छा है। डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो आ, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की बात करेंगे नॉर्मली, बराबर। उस इंडेक्सेस में सबसे ज़्यादा अच्छे जो देश हमको दिखाई देते हैं, वो आप देखोगे कि वो सारे लोग, वो सारे देश बहुत ज़्यादा अभी वैज्ञानिक विचारों के हो चुके हैं। वहाँ पे अंधश्रद्धाएं लगभग कम हो चुकी। वहाँ पे एजुकेशन से, पर एजुकेशन के अलावा भी बाकी कई प्रक्रिया ऐसी चली जिसके कारण वहाँ पे वैज्ञानिक सोच उनकी बहुत बढ़ चुकी है। वैसे फिर आप नॉर्डिक कंट्रीज हमको पता है, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह, ये सारे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप हम के ही ये सारे देश हैं। तो जहाँ पे भी आप अगर दुनिया का मैप लो, जो भी 200 देश होते हैं, उसमें आप मैप में अगर पिन पॉइंट करो कि कौन से देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छे हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देगा वहाँ पे वैज्ञानिक विचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर वो सारे, फिर वो उनका सोशियो इकोनॉमिक भी उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। वो एज अ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता के तौर पे वो ज़्यादा डेवलप हमको दिखाई देते हैं। वहाँ पे क्राइम कम होता हुआ हमको दिखाई देता है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन हमको कम होता हुआ दिखाई देता है। तो एक हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं और समाज में किस तरह की एक विचार पद्धति है, वो कितनी वैज्ञानिक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन किस तरह का प्रोग्रेस हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कर पाते हैं उसके साथ में हमको नजर आता है दुनिया भर में। केवल दुनिया मत छोड़ ही मत बोलिए आप, भारत के अलग अलग राज्यों को आप इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे फर्क दिखाई देगा। वही यानी आप यानी अगर जैसे प्रोग्रेसिव जो हमारे भारत में भाग हैं, जैसे साउथ में हमको पता है पेरियार का पूरा एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है। महाराष्ट्र में हमको आप देखेंगे तो संतों से लेकर तो कई कई सेंचुरीज से ये मूवमेंट चल रहा है जो वैज्ञानिक पद्धति विचार लोगों में फैलाने के लिए काम करता रहा है। तो वहाँ पे हमको प्रोग्रेस ज़्यादा दिखेगी। वो फिर औरत मर्द की इक्वेलिटी की बात हो, जातिवाद का कम होना हो, किसी भी तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो या साइंटिफिक प्रोग्रेस हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की बात हो, तो हमको वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो एक जो आज हम जो सारे साथ में आए हैं, तो उसका अगर एक हम उसका एक उद्देश्यों की बात करें तो उसमें तो हम सोच सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि वैज्ञानिक सोच सारे लोगों में हो। ठीक है। अ, अभी आधा घंटा होने आया है, तो कैसा करें, थोड़ा और मैं बोलूँ, कैसा करें? जी जी, ठीक है। अभी फिर विज्ञान को इतना महत्व हम क्यों दें? वैज्ञानिक प्रक्रिया से ऐसा क्या होता है, या वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी क्या है? तो हर चीज़ का हम, एक इंसान, हम पता है हम सोचने वाले प्राणी हैं। हमारी एक व्याख्या ये भी है कि हम सोचने वाले प्राणी। तो हर घटना क्यों घटती है इसके बारे में हम विचार करते हैं। वो कैसे हमने सोचा, तो हमने एक लॉजिक दिमाग में, एक हमको पता है कि हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है लॉजिक लगाना, हम तर्क लगा सकते हैं मस्तिष्क में, और तर्क से हम सोच सकते हैं कि किस तरह से कोई घटना घटती है। तो फिर ये जैसे अभी सिंपल सी बात है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो उस पर भी इंसान ने कुछ सोचा होगा। फिर चांद का ग्रहण क्यों लगता है, उस पर भी इंसान ने कुछ होगा सोचा होगा। आग क्यों लगती है, फिर सूर्य क्यों पूर्व से ऊपर आता है या उसका उदय होता है, और फिर क्यों वो पश्चिम में उसका अस्त होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सोचा, और उनको लेकर हम सब ने कोई ना कोई एक थ्योरी बनाई उसको लेकर। तो ये जो प्रक्रिया है हुई कि हमने जो देखा, ऑब्जर्व किया, एक निरीक्षण के बाद हमने कोई ना कोई उसके पीछे का नियम ढूंढने की कोशिश की, एक नियम का अंदाज़ा लगाया, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस बनाया। और ये जो लॉजिक हमने लगाया, इस लॉजिक को हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। यानी निरीक्षण करने के बाद उसके बारे में एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, या हाइपोथेसिस बोला जाता है। पर हाइपोथेसिस एक बार आपने बना लिया, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सृष्टि का नियम आपको पता चल गया, क्योंकि पता चला कि इस तरह से जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हर बार सही नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। ये जो इंडक्टिव लॉजिक से हमने कोई तो भी कारण ढूंढा है, क्यों चांद का ग्रहण होता है, तो राहु केतु नाम के दो राक्षस होते हैं और वो आके चांद को खा लेते हैं।
तो चांद को अगर खा लिया, चांद तो वो जब चांद को खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो तब तक वो यानी चांद का ग्रहण है। ये जो हाइपोथेसिस है ये कहीं ना कहीं गलत है। ये हमको बाद में यानी पता चला कि ऐसे कई हाइपोथेसिस रहे हैं जो गलत होते रहे। फिर क्या हुआ, फिर प्रक्रिया में एक और आगे बात जुड़ी कि एक बार जो हाइपोथेसिस आपने बनाया उसको साबित करने के लिए आप ये सोचो कि ये अगर चीज सच है तो और क्या क्या होना चाहिए। यानी अगर ये बात, अगर ये नियम सही है तो इसके हिसाब से और क्या क्या होना चाहिए। फिर राहु केतु अगर है, फिर वो राक्षस कहाँ दिखाई देने चाहिए, वो कितने बड़े होने चाहिए, वो दिखाई क्यों नहीं देते। यानी ये जो सारा हमने लॉजिक लगाना शुरू किया इसको बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। कि अगर ये बात ऐसी है, सच है, तो इसके हिसाब से हम डिडक्टिव लॉजिक लगाएंगे। और फिर उस हिसाब से क्या किया जाएगा, उस हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करके उसे साबित करने की कोशिश की जाएगी कि अगर ये बात सच थी तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। वो अगर चीज़ें सच निकली, वो एक्सपेरिमेंट अगर सही निकला, तो हमको पता चलेगा कि ये जो पहला वाला हमारा हाइपोथेसिस था वो सही था। यानी डिडक्टिव लॉजिक करने के बाद एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होंगे, और फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पता चलेगा हमारा ओरिजिनल हाइपोथेसिस सही है, और फिर उसे एक थ्योरी के रूप में मान्यता मिलेगी। तो साइंटिफिक थ्योरी के रूप में जितनी थ्योरीज हम जानते हैं वो सारी इस हिसाब से पूरी तरह से चेक होकर हमको पता चलती है। तो वैज्ञानिक जो भी नियम हमको पता है, जो सृष्टि के नियम है, हमको पता चला सृष्टि कुछ नियमों से काम करती है। सबसे बेसिक अगर कोई विज्ञान है तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स। सबसे बेसिक नियमों का जब हम स्टडी करते हैं वो फिजिक्स में किया जाता है, कि जहाँ पे हम सारे बने हैं मैटर और एनर्जी से। इसके अलावा दुनिया में क्या है, तो टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम है, यानी अवकाश है, अवकाश और समय है, उसके उसके साथ में है मैटर और एनर्जी, वस्तु और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा। इससे हम बने पदार्थ और ऊर्जा से। तो इसका जो स्टडी ये सारा हो रहा है वो फिजिक्स में होता है। इसके बाद वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो फिजिक्स के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा देखा गया वो केमिस्ट्री, केमिकल्स के रूप में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन उनका होता है, उसका सारा स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। फिर पता चला ये केमिस्ट्री एक दूसरे को मॉलिक्यूल जुड़ते जुड़ते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बाद में एक दूसरे से इंटरेक्शन, उससे जीव बन गए, तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होने लगा। फिर उसका सारा स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो सिंपल से देखे तो कॉम्प्लिकेटेड तक फिर हम अलग अलग विज्ञान की शाखाएं बन गई, और वो हर तरह का इंटरेक्शन या हर तरह का जो एक दूसरे से उसका संबंध है वो उसका स्टडी हम करते हैं अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में। और वो सारे नियम, उनका जो बेस है वो हमने वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में अभी डिस्कस किया कि निरीक्षण के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे इस इंडक्टिव लॉजिक के द्वारा। हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है इंडक्टिव लॉजिक लगाना। यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात हमने डिस्कस करने जैसी है कि केवल एक ही प्राणी है पृथ्वी पे जो इंडक्टिव लॉजिक लगा पाता है। यानी ऐसे नियम ढूंढना, ये नियम ढूंढने की कोशिश करना, ये केवल एक ही प्राणी है दुनिया में जो कर पाता है। यानी हम हमेशा बोलते हैं कि हम भी तो प्राणी हैं, इंसान भी तो एक प्राणी है, बाकी प्राणियों और हम में क्या फ़र्क है। या एलियंस अगर होंगे तो वो हम प्राणियों से जितने आगे हैं, एलियन शायद हमसे उतने ही ज़्यादा आगे हों। ये वैसे साइंटिफिकली उतना सही नहीं है, क्योंकि बाकी प्राणियों में और हम में बेसिक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है कि हमारा ब्रेन इतना आगे बढ़ चुका है। हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सोचने वाला जो ब्रेन है, वो इतना डेवलप्ड है कि हम अभी नियमों की खोज कर पाते हैं, सृष्टि के नियमों की, विश्व के नियमों की हम खोज कर पाते हैं। तो ये जो है एलियंस और हम में सेम रहेगा, इसलिए हम में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा जितना प्राणियों में और हम में है। वैसा डिफरेंस रहने की कोई संभावना नहीं है। आगे का नॉलेज उनको पता होगा। पर विज्ञान की और एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये सारे विज्ञान की किताब हम अगर आज जला दें, सारा विज्ञान नष्ट कर दे दुनिया में से, इंसान फिर से अगर जंगली अवस्था से आगे शुरू करें, फिर से सारे विज्ञान की खोज करेंगे, तो यही सारी चीज़ें फिर से समझ में आएंगी। विज्ञान के यही सारे नियम हमको फिर से समझ में आएंगे। किसी एलियन, किसी दूसरे ग्रह का भी हो, उसने भी जो नियम खोजे वो गति के नियम न्यूटन के वैसे ही होंगे, आइंस्टाइन के नियम वैसे ही होंगे, वैसे ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं क्यों विज्ञान से हमको सच पता चलता है।
इसलिए इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पे जो सच हमको पता चला है उसका हम स्वीकार करें। हम सबके जो विचार है वो हमारे बिलीफ पैटर्न पर कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। हम किन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, यानी उसे बेसिक कहा जाता है सारे हमारे विचारों का। क्या सच है क्या झूठ है, इसको लेकर हम सबकी कोई ना कोई कल्पना होती है। ये हमारा बिलीफ पैटर्न हो गया हर किसी का। वो बिलीफ पैटर्न जितना साइंटिफिक होगा उतने ही आपके विचार, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी ज़्यादा साइंटिफिक होती जाएगी। उस बिलीफ पैटर्न में अगर कोई अनसाइंटिफिक बातें हैं तो उसके उल्टे आपको कुछ ना कुछ अनुभव आते रहेंगे उसके, और आपको दुनिया समझ में भी नहीं आएगी, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ये भी समझ में आने में कठिनाइयाँ होती रहेंगी, और कई तरह की समस्याएं हमारी ज़िंदगी में होती रहेंगी। तो बिलीफ पैटर्न जो हमारा है कि क्या सच है क्या झूठ है या क्या सच नहीं है, इसको हमने ज़्यादा साइंटिफिक बनाते रहना, ये हम सबके भी खुद के विचारों के प्रति हमने करना चाहिए, एक एनालिसिस हमने करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि वैज्ञानिक सोच यानी क्या है, तो वैज्ञानिक सोच यानी आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसके जवाब, उसके समाधान आप विज्ञान में ढूंढें। हमारे जो भी जिंदगी के अंग हैं वो सारे अंगों का हम स्टडी करते हैं विज्ञान में, उसकी अलग अलग शाखा होती है, उसमें उसके जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की होती है। जैसे हम सारे इंसान एक दूसरे से अलग भले ही हैं, पर हम सारे लोग बहुत कॉमन भी सारी चीज़ें हैं, और इसलिए हम उसका स्टडी करके उसके जवाब ढूंढते हैं। तो हम बीमार हो रहे हैं तो हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए जो साइंटिफिक डॉक्टर हैं, हम घर बना रहे हैं तो हम प्रॉपर आर्किटेक्ट के पास जाए, सिविल इंजीनियर के पास जाए, उससे घर बनवाएं। हम जो भी हमको पढ़ना है तो जो साइंटिफिक शिक्षक है उसके पास जाके हम पढ़ें। तो जो भी हमारे समस्याएं हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको हम विज्ञान के रूप में जब करते हैं तब हम देखते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से जी रहे हैं या साइंटिफिक हमारा तब हमको बोलना पड़ेगा साइंटिफिक विचार है। इसके अलावा रैशनलिज्म की एक महत्वपूर्ण बात क्या होगी जो हमने अभी यहाँ कही, कि जो भी हमारे बिलीफ हैं, जो भी हमारे विश्वास हैं, उनको हम हमेशा चेक करते रहें कि वो विज्ञान के रूप से ठीक है या नहीं, विज्ञान में जो साबित हुआ उसके हिसाब से हैं क्या उससे अलग है या उल्टे हैं, ये हम हमेशा चेक करते रहें, उसके लिए जागरूक रहें। और तीसरी बात होगी, अगर हमको जब पता चला कि ये अलग हैं तो हम उसे बदलने के लिए तैयार हैं। विज्ञान की और एक ताकत हम सबको पता है, विज्ञान हमेशा बदलने के लिए तैयार रहता है। उसका कहना है विज्ञान यानी क्या, इसके उल्टा कोई सबूत आप दे दो, आप भले ही फिर कोई मजदूर हो बस काम करने वाले जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, वो विज्ञान का नियम ढूंढा था आइंस्टाइन ने, पर वो अगर सबूत उसके उल्टा दे दे तो वो सबूत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो खोज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्पत इस पे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला था। तो ये विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत है, पर इसका मतलब ये नहीं विज्ञान बदलता है। जो नियम हमको पता चले विज्ञान के, वो क्योंकि वो सच है, सृष्टि उसी नियमों से चलती है, इसलिए वो बदलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विज्ञान हमको अपूर्ण पता था, जैसे न्यूटन के गति के नियम हैं, वो हमको पता है कि एटम से लेके या मॉलिक्यूल से लेके आगे पूरी ग्रह, बड़े बड़े ग्रहों तक, आप तारों तक चले जाइए, बड़े बड़े जो हमारे सूर्य के करोड़ों गुना बड़े तारे हैं, उनसे लेके तो मॉलिक्यूल तक, वो न्यूटन के गति के नियम बिल्कुल एक्यूरेटली सारी चीज़ें बता पाते हैं। पर उसके नीचे जब छोटे और पदार्थ हो जाते हैं, एटम के अंदर के पार्टिकल पे हम पहुँचते हैं, वहाँ पे वो इतने छोटे पार्टिकल हैं, वहाँ पे ऊर्जा और पदार्थ ऐसे एक दूसरे से इतने मिले जुले हैं कि ये पदार्थ के जो गति के नियम हैं वो कहाँ, वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, उसमें एक एडिशन की ज़रूरत है। तब हमको पता है कि आइंस्टाइन के गति के नियम वहाँ पे लागू होने लगते हैं। तो ऐसा है, यानी क्या हुआ, एक एडिशन केवल हुई। यहाँ तक का न्यूटन का गति का नियम एकदम एक्यूरेट है, इसके आगे अगर आपको जाना है तो फिर आपको पर आइंस्टाइन के गति के नियम वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे विज्ञान भले ही बदलने को तैयार रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं वो बदलता रहता है। इसलिए उसके जो नियम हमको पता चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, और ज़्यादातर जो हमको दिखता है कि नियम पहले ये बोला था और बाद में बदल गया, वो हाइपोथेसिस लेवल की बात होती है, थ्योरी की तरह साबित होने पे वो नहीं बदलता। तो इसलिए हम सारे लोग, यानी एक तो हम यहाँ पे सारे युवा हैं,
तो हम मैं आशा करता हूँ हम सारे साइंटिफिक ही सोचते होंगे। अ, नहीं तो भी कोई बात नहीं। मेरे लिए एक एडवांटेज रहा, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे माता पिता दोनों पूरी तरह से रैशनल साइंटिफिक रहे हैं। तो उल्टा मुझे ये सीखना पड़ा कि जो लोग अवैज्ञानिक सोचते हैं या जिनमें अंधश्रद्धा होती है वो कैसे उसका सामना वो कैसे करते हैं या उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए, ये मुझे अलग से सीखना पड़ा। तो वो हम भी करें, हम सारे लोग जो भी खुद की अंधश्रद्धा है उन्हें दूर करें, ताकि हम अपनी भी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर पाएँ, सारी समस्याओं को ठीक कर पाएँ, और जो भी समाज है हमारा उसको हम और साइंटिफिक बनाएं, ताकि जिस तरह का प्रोग्रेस हमको वैज्ञानिक समाजों में दिखाई देता है वैसा हम भी उसे बना पाएँ। ठीक है, तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। कुछ रह गया हो तो मैं बता दूँ। यस। हाँ, ठीक ठीक ठीक। जी। 1940 से ये अंधविश्वास उन्मूलन समिति काम करती है। आशुतोष जी, आपका वहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इको आ रहा है आपके यहाँ से। हाँ, 1982 से ये संगठन शुरू हुआ अंधविश्वास उन्मूलन का। ये संगठन का पहले से भूमिका ये रही कि हम ईश्वर या धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम लोगों को नास्तिक बनाना नहीं है, बल्कि ईश्वर और धर्म के का इस्तेमाल करके जो लोगों को आ, उसका गलत इस्तेमाल जब किया जाता है और उससे लोगों का जब नुकसान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उस शोषण के खिलाफ हम काम करते हैं। उस शोषण से लोगों को बचाने का हम काम करते हैं, और हम लोगों में वैज्ञानिक विचार लाना चाहते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। तो समिति के काम पहले दो तरह के रहे। एक तो जो इस तरह के बाबा वगैरह होते हैं जो खुद को चमत्कारी पुरुष बताते हैं, उनके चमत्कार को एक्सपोज करना कि वो ऐसे कोई चमत्कार कर नहीं पाते। हमारे अध्यात्म में इस तरह की एक सोच रही है कि जब कोई इंसान काफ़ी, जिसे हम कहेंगे तपश्चर्या करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो फिर वो जब आधे तक पहुंच जाता है मोक्ष प्राप्ति करने के रास्ते में आगे बढ़ता है, तो एक लेवल पे जाके उसे सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सिद्धियाँ यानी तब वो चमत्कार कर सकता है। चमत्कार यानी ऐसी कोई चीज़ करके दिखाना जो वैज्ञानिक रूप से संभव ना हो, यानी वैसी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने मेरा हाथ घुमाया और हाथों में से मैंने कोई आपको मूर्ति निकाल के दे दी, बभूति निकाल के दे दी, कोई प्रसाद निकाल के दे दिया, ये तो हाथों में से ऐसे अपने आप नहीं बन सकता वैज्ञानिक रूप से। तो ऐसी कोई चीज़ करके दिखाना ये हो नहीं सकता। फिर ये क्या होता है, तो ये ट्रिक्स होते हैं। जैसे कोई एक जादूगर ये ट्रिक करता है, आंखों का धोखा होता है और कुछ नहीं होता। तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था कि लोगों को चैलेंज करना और उन बाबाओं को एक्सपोज करना। तो कई तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं को, देवियों को एक्सपोज किया गया तब से आज तक, और वो एक काम चलता रहा। इसके अलावा है लोगों का प्रबोधन करना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि तब वो एक्सपोज करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे एक्सपोज ही नहीं किया गया था। लोगों को लगता था नहीं सच में बाबा होते हैं, नहीं सच में ऐसे किसी में चमत्कारी शक्ति होती है। क्योंकि वो इस तरह से एक्सपोज ही नहीं हुए थे, इसलिए वो करना तब ज़रूरी था। इसलिए तब एक्सपोजर पे भी ज़्यादा हम महत्व दिया जाता था। पर आज इतने सालों में इतने बाबाओं का एक्सपोजर हो चुका है कि अभी उसको कम महत्व है, पर अभी भी देने की ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं। दूसरा काम है प्रबोधन का। उसके लिए हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर, उनको प्रबोधन कैसे करें ये सिखाना, उसके लिए वक्ताओं का प्रशिक्षण, उसके लिए लेखकों का प्रशिक्षण, इस तरह का भी काम समिति करती रहती है, संगठन करता रहता है। इसके अलावा जो टीना जी ने बताया कि एक कानून होने के लिए हमने कोशिश की, जैसा वो आपने बोला कि सांप के लिए मांत्रिक के पास लेके जाएंगे और सांप ने काटा है तो, और फिर झाड़ फूक करने के बाद आगे का ट्रीटमेंट होगा। ऐसा अगर आप महाराष्ट्र में करो तो आपको जेल हो जाएगी। आपको यानी जितने लोग लेके गए, भले ही वो जिसे सांप ने काटा उसके घर के लोग हैं, उनको 6 महीने की कम से कम जेल होगी। वो जो मांत्रिक है उसे भी जेल होगी। वो मांत्रिक अगर किसी मंदिर में बैठता है या किसी भी संस्था में बैठता है, वो संस्था के जितने संस्थानिक लोग या वहाँ के जितने ट्रस्टी हैं उनको भी जेल होगी। तो क्योंकि वही अगर आप झाड़ फूक करो, पर आप अगर हॉस्पिटल ले जाते हो, उस एम्बुलेंस में झाड़ फूक करो तो चलेगा। यानी
उसके ट्रीटमेंट में कहीं से भी देरी नहीं होनी चाहिए। अगर सांप ने काटा है, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का कानून है इसलिए मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोकण की तरफ जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे कुछ बिच्छू भी ऐसे होते हैं कि जो इतने जहरीले होते हैं कि उससे इंसान मर सकता है। इन्होंने अगर काटा और फिर अगर आप उसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट आपने डिले हुई आपके झाड़ फूक के कारण, तो जो ये डिले होने के लिए जिम्मेदार सारे लोग हैं वो सबको जेल होती है। तो इस तरह का कानून, ऐसा फिर सारी जैसे मांत्रिक होते हैं, किसी महिला के शरीर में भूत आया है ऐसा बोल के उसे पीटते हैं, उसे मलमूत्र पिलाया खिलाया जाता है, उसे मारा जाता है, कई बार मरने तक मारा जाता है, उसका रेप किया जाता है। ऐसा अगर वो अगर करने लगे और कोई अगर इसकी इत्तला पुलिस को दे दे, तो वो सारे लोग जो वहाँ बैठे हैं, उसके घर के लोग जो लेके आए हैं, वो मांत्रिक, वो सारे लोगों को जेल हो जाएगी। तो इस तरह का एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून महाराष्ट्र में बना हुआ है। चमत्कार के लोग, मैं चमत्कार करता हूँ ऐसा बोल के अगर आप एडवर्टाइज करो और उसको लेके अगर आप उस तरह से आप कुछ भी पैसे कमाओ, तो फिर आपको जेल हो जाएगी। तो इस तरह का एक कानून बनने के लिए जो श्याम मानव जी हैं, उन्होंने, जिन्होंने संगठन शुरू किया था, उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत ली। और फिर ये जो कानून है वो हमारी समिति ने उसका शब्द न शब्द लिखा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होने चाहिए, उसके जो 12 अलग अलग उसके कानून के हिस्से हैं, कलम हैं, वो सारे हमने लिखे हैं। उस हिसाब से एक कानून बना। जब उसी तरह का एक दूसरा संगठन महाराष्ट्र में चलता है, उसके नरेंद्र दाभोलकर जी की जब हत्या हुई, पूना में वो हत्या हुई, तो उस हत्या के कारण जब लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस कानून को मिला, तो उसका एक हिसाब से उस हत्या का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने कानून लागू कर दिया। पर आगे जाकर ये कानून कितना महत्वपूर्ण है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझाया हमारे तरफ से गया। और केवल भाजपा छोड़ के इवन शिवसेना, नहीं सॉरी, भाजपा का भी सपोर्ट उस कानून को रहा जब हमने कानून बनाया। शिवसेना का भी सपोर्ट हम ले पाए थे महाराष्ट्र में। तो इस तरह से कानून भी हमने बनाया। तो ये कभी ये हमारा सारा तीनों चारों तरह का काम चल रहा है और कानून के लोगों तक जानकारी पहुंचाना। यस जी। हम्म। जी। ओके ओके। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। ये जो मैंने भूत आने के जो दूसरा जो मैंने उदाहरण दिया था कि ऐसे आप वातावरण में बैठिए कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि ऐसा करने से भूत आ सकता है शरीर में, या देवी आ सकती है शरीर में, माता आ सकती है शरीर में, ऐसा कोई हवन वगैरह चल रहा हो, तो तब अगर वो उस इंसान को लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसके मन में है कि ऐसा हो सकता है, फिर वो सारे वातावरण के कारण एक वो हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है और फिर उसको वो एक्चुअल में वैसा वो करने लगता है। यानी हाँ। हम्म। 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 ओके। हम्म। हम्म। ये क्या होता है ऐसा, अब वो इंसान जो आपके जो वहाँ पे काम करते हैं उन्होंने बोला, वो उदाहरण हो सकता है कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ उस इंसान के, पर ऐसा और 2-3 बार होगा क्योंकि इसी तरह का अनुभव उसको आएगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा ये मैं कर पा रहा हूँ, ये मैं खुद से ही कर पा रहा हूँ, ये मैं हिप्नोटिज्म जैसा हो जाता है पर मैं खुद से ही कर रहा हूँ, ये उस मैं खुद को चाहूँ तो रोक भी सकता हूँ, ये उसको 2-3 बार में पता चल जाएगा। पर फिर भी वो करेगा, क्यों करेगा वैसा?
अगले बार फिर वो तब से नाटक करना शुरू कर देगा। हम्म, उसको फायदे मिलने शुरू होते हैं ना उस चीज के। सबसे सबसे बेसिक फायदा ये मिलता है कि लोग हमारे तरफ ध्यान देते हैं। मेरे अगल बगल के लोग मेरे तरफ ध्यान दे, मुझसे थोड़ा डरे, मुझको थोड़ा आदर दे, ये सभी को चाहिए होता है। तो इसलिए वो फिर वो नाटक किया जाता है जी। इ- जब पहले के ज़माने में हमको पता नहीं था कि अब इंसान वैसे के वैसा है, अब तक जिंदा था और अभी मर क्यों गया, क्योंकि शरीर तो वैसे के वैसे दिख रहा है। यानी अगर किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा तो वो इंसान तो, शरीर तो वैसे ही होता है ना। या फिर जो जीवित है और जो निर्जीव वस्तुएं हैं दुनिया की, इनमें क्या फ़र्क है, ये जब हमको पता नहीं था तब ये कल्पना आत्माओं की वगैरह हमने की थी। पर आज हमको पूरी तरह से शरीर कैसे काम करता है अच्छे से पता है, और उसमें हमको आत्मा होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती जब पूरे शरीर का हम स्टडी करते हैं तो। इसलिए आप किसी भी एमबीबीएस के कोर्स में आत्मा का जिक्र नहीं देखोगे, क्योंकि वैसी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन कई कोशिकाओं से बना है। इन कोशिकाओं को ज़िंदा रहने के लिए स्वस्थ खून की ज़रूरत होती है। स्वस्थ खून देने वाला, अब स्वस्थ खून, खून में स्वस्थ खून यानी क्या, हेल्दी खून यानी हमको पता है उसमें प्रॉपर शुगर होनी चाहिए जो खाने से आएगी, खाना और पचाने का पूरा मैकेनिज्म लगेगा। उसमें ऑक्सीजन चाहिए शुगर को ब्रेक करके एनर्जी बनाने के लिए, वो सारा हमको पता है लंग्स वगैरह और हवा से आएगा। ये अगर मैकेनिज्म सही चल रहे हैं तब तक हम जिंदा रहते हैं। हमको पता है ऐसे कोई हमारे बॉडी के ऐसे भी हिस्से हैं जो टूट भी जाए तो भी चलता है, ये दोनों चीज़ें हो पाती हैं, ब्रेन तक ये खून पहुंचाया जा सकता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, जो भी है, एक किडनी चली जाए, है ना, किडनियाँ खराब हो तो डायलिसिस हम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जब तक हम ब्रेन तक ये सही खून पहुंचा रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। ब्रेन को खून पहुंचना बंद हो गया तो और अगर वो 10-15 मिनट में फिर से हम हार्ट को शुरू नहीं कर पाए, वो खून पहुंचाना शुरू नहीं कर पाए, तो फिर वो कोशिकाएं मरने लगती हैं। उसके बाद ब्रेन डैमेज शुरू होता है, और फिर अगर हम उसको ठीक कर ही नहीं पाए तो ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है, फिर हम मर जाते हैं। तो इसमें कोई आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है कहीं से। इसको लॉजिकली देखें तो फिर हम देखते हैं कि जो भूत होता है, आत्मा के जो भी वर्णन है, अब उसको दिखाई देता है, उसको सुनाई देता है आत्मा को। हमारे अगर आंखें खराब हो जाए तो हमको सुनाई देगा, दिखाई देगा क्या? फिर आत्मा को कैसे दिखेगा, उसको तो शरीर नहीं है। और अगर आत्मा को दिखाई देता है तो फिर अंधे लोगों को भी दिखना चाहिए था बिना आंखों के। आत्मा को तो कान नहीं है, उसको सुनाई कैसे देगा? हमारे कान खराब हो जाए तो हम सुन पाएंगे क्या? कुछ लोगों को तो आत्मा क्योंकि शरीर में अगर होती तो कान खराब होकर भी सुनाई देना चाहिए था। तो यानी वो वर्णनों में कोई, ये तब की बहुत अच्छी कल्पना है जब हमको बाकी शरीर के बारे में पता नहीं था। शरीर का एनाटॉमी कैसे, फिजियोलॉजी, शरीर कैसे काम करता है, शरीर की संरचना कैसी है, ये जब पता नहीं था तब की ये कल्पनाएं हैं। अगर हम ठीक से शरीर को जान लें आज तो पता चलता है कि आत्मा जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आत्मा है ही नहीं, उसका कोई कभी साबित नहीं हो पाई, उसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिल पाया। उल्टा जो शरीर जिस तरह से काम करता है उससे हमको पता चला है कि आत्मा जैसी कल्पना की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हाइपोथेसिस गलत था। इसलिए आज हम आत्मा को नहीं मानते। तो इसलिए हमारे घर के लोग, उनमें वो वैज्ञानिक अवैज्ञानिकता है जो उन्होंने सुनते आए हैं, उसी को सच मान रहे हैं। जैसे अभी हम उसके कुछ सालों पहले जाइए, आप कुछ शतकों पहले सारे लोग मानते थे पृथ्वी सपाट है, क्योंकि तब तक वही पता था सबको। पर आज भी अगर कोई लोग मानेंगे पृथ्वी सपाट है तो वो जैसे गलत हो जाएगा, वैसे ही ये आत्मा वाली बात को हमको वही नियम लगाना पड़ेगा। जय कृष्णमूर्ति जी तो इतना एकदम, जय कृष्णमूर्ति जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ। जो सारे इस तरह के विचारक हैं उनको हमने तब का विज्ञान का जो
प्रोग्रेस था उसके हिसाब से उनको हमने उनकी वैल्यू हमने करनी चाहिए। कि अगर विज्ञान का प्रोग्रेस तब कम था जड्डू कृष्णमूर्ति जी के वक्त, तो जी जी, तो मैंने, हाँ ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यानी वो जैसे अभी मैं विवेकानंद जी की बात कर रहा था, स्वामी विवेकानंद जी का जो तब का तब का अगर उनको नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से अगर वो नहीं बात कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। वही चीज़ आप लागू कर सकते हैं जड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में कि वो साइंटिफिक स्टडी करते थे क्या, या वो अ, जैसे देखिए पहले के ज़माने में हम सच को जानने के लिए हम चर्चाओं से विचार करके सच को जाना जा सकता है ऐसे माना जाता था। केवल तर्क से सच को जाना जा सकता है, केवल विचार से सच को जाना जा सकता है, और उसका उसी सब चीज़ों को हम चिंतन दर्शन कहते थे। कि केवल चिंतन करने से, केवल तर्क से हम सच क्या होता है दुनिया में, कोई चीज़ कैसे घटती है, इसको जान सकते हैं। धीरे धीरे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, फिर हमको पता चला केवल तर्क से जो हमको सच लगता है वो कभी कभी उसके उल्टा होता है, उसके अलग होता है। फिर पता चला नहीं, केवल तर्क से सच को नहीं जाना जा सकता जब तक उसके एविडेंस ना हो, जब तक उसे एक्चुअल दुनिया में फिजिकली साबित न किया जा सके, तब तक ये जो केवल तर्क होते हैं ये गलत दिशा में लेके जाते हैं। इसलिए फिर आगे जाकर फिलोसॉफी की जगह साइंटिफिक थिंकिंग ने ले ली। यानी फिलोसॉफी को आज भी जगह है, पर वो साइंटिफिक थिंकिंग के बेस पे अगर ना हो तो वो पूरा फिर गलत दिशा में चला जाता है। तो जो भी विचारक हो, उन्होंने अगर ऑनेस्टली कोई सारा एनालिसिस किया है तो उसको हम उतना महत्व दें, पर वो अगर इंसान कोई अनसाइंटिफिक बात बोल रहा है तो उसको साइंस के तौर पे हम चेक करें। ये अगर अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं तो हो सकता है उनको उस बारे में जानकारी न ली हो उन्होंने, ऐसा हमको सोचना पड़ता है। अगर आप उदाहरण स्पेसिफिक लेंगे, जड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में बहुत अनसाइंटिफिक बातें हमको नहीं पता, पर वो उसके विचारक ही नहीं है ना। अब साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसका वो उनका वो काम ही नहीं है। वो उनका जो फिलोसॉफिकल हो या स्पिरिचुअल उन्होंने जो भी बातें बोली हो, वो अगर साइंस के जहाँ जहाँ पे उल्टी जाती है वहाँ पे हमको मानना पड़ेगा साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें वही हम माने, वो बोली किसी ने भी हो। जी
मैंने ये जी 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 मैंने वही उल्टा कहा कि तर्क से सच नहीं जाना जा सकता। यही विज्ञान को भी पता चला। तर्क सच जानने का एक तरीका है, पर तर्क को कभी भी आधार, एक्चुअल एविडेंस का होना चाहिए। हमने वैज्ञानिक प्रक्रिया की भी बात की। आज का मैंने सेशन वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैं लगे तो यूट्यूब पे डाल दूंगा और वो आपको लिंक भेज दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। कि वैज्ञानिक प्रक्रिया में हम तर्कों के प्रकार हैं। एक तर्क लगा के हम विज्ञान का नियम का हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर वो हाइपोथेसिस को जांचने के लिए हम एक्चुअल फिजिकल दुनिया में उसको जांचते हैं कि वो कैसे साबित हो सकता है, यह हाइपोथेसिस कैसे साबित हो सकता है। जैसे अभी आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का नियम दिया, तो रिलेटिविटी के नियम से हमको पता चला कि जो प्रकाश है वो ग्रेविटी के आसपास में उसने बेंट होना चाहिए, वो सीधे ही दिशा में जाएगा ऐसा नहीं। फिर ये कैसे जांचा जा सकता है, हम प्रकाश का मुड़ना कैसे जांचें, ग्रेविटी के कारण अगर मुड़ रहा है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट पता चला कि जब सूर्य का ग्रहण लगेगा तब उसके पीछे जो कोई तारा छुपता है, वो तारा छुपने का जो समय होगा वो बदलना चाहिए। यानी एक्चुअल में जितना वक्त लगना चाहिए उससे कम या ज़्यादा वक्त लगेगा, इसका मतलब वो लाइट बेंड हुआ। तब वो एक्सपेरिमेंट जब किया गया सूर्य ग्रहण के वक्त, तब पता चला कि हाँ, आइंस्टाइन का नियम सच था। तो जो भी नियम इस तरह से जांचे जाते हैं उनको हम विज्ञान के नियम बोलते हैं। और उनकी जब हम उस तरह से, जब हमारा शरीर काम करता है, हम काम करते हैं, जब देखते हैं हम पूरा, उसमें से आत्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं बचती। आत्मा होने की, हमने जिंदा रहने के लिए आत्मा होनी चाहिए, ये ज़रूरत ही नहीं बचती। तो उल्टा मैंने वही कहा कि तर्कों से सच नहीं जाना जा सकता, ये पहले की सोच थी। पर अभी जैसे विवेकानंद जी, वो कहाँ से कोई भी चीज़ को कभी भी देखिए, आप जो भी बोलते हैं, आपका बोलना, आपका आपका खुद का ज्ञान या आपके पहले के जो ज्ञान आपको पता चला है उस पर बेस्ड होगा। हवा में ज्ञान नहीं हो सकता। जो आधारभूत ज्ञान है उस पे बढ़ते बढ़ते आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो उनका बेस 1893 में कहीं ना कहीं कम था आज के हिसाब से, ये हमको सीखना पड़ता है। भले ही उसके ऊपर उन्होंने जितना काम किया, उनकी ऑनेस्टी, उनकी प्रामाणिकता, उनकी प्रतिभा, उनकी कल्पना बहुत अच्छी हो, पर क्योंकि मूल आधार ही छोटा है या मूल आधार ही कम है, तो कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं। सारे जो विचारक हैं, फिर हम विवेकानंद हो, जड्डू कृष्णमूर्ति जैसे हो, जिनको हम जानते हैं कि वो बहुत ही प्रामाणिक विचारक रहे हैं, उनको हमें ये बेनिफिट ऑफ, जैसे गांधी भी हो, उनको भी हमको देखना पड़ता है कि पूरे प्रामाणिक विचारक हो रहे हैं। उनको उस ज्ञान की मर्यादा का, बेस की मर्यादा का एक हमको लिमिटेशन अलाउ करना चाहिए कि ठीक है, ये पता ही नहीं था। जैसे अभी कंट्रोवर्शियल बात पे अगर हम जाए तो गांधी जी ब्रह्मचर्य का बहुत ये बोलते थे, क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि स्त्रियों में भी ऑर्गेजम होता है। ये 1950 में पता चला, या तब माना गया दुनिया भर में कि नहीं, स्त्रियों में भी उसमें से या सेक्स के प्रति इच्छा होती है। तो उसके पहले ब्रह्मचर्य का इस तरह से इतना 1948 में गांधी जी को खून हुआ, उनका मर्डर किया गया, तो उनको कैसे पता होगा ये चीज़ें। तो वैसे लिमिटेशन हमको सारी चीज़ों को जोड़ते रहने पड़ेंगे। तो पर ये जब हम करते हैं, उसके बाद अब विवेकानंद जैसे विचारक हो, वो जो 1893 उनकी शुरुआत है, पर विवेकानंद के आखिर के विचार भी आप देखिए, वो खुद प्रोग्रेस होते गए, खुद को बहुत साइंटिफिक बनाते गए। तो हिंदू धर्म के बारे में उनके जो भी, या हिंदुइज्म हो या ओवरऑल, हिंदुइज्म छोड़ दीजिए क्योंकि हमको पता है हिंदुइज्म में एग्जैक्टली कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, एक विचार है। तो उसके बारे में उन्होंने जो भी बोला उसमें भी बदलाव होते गए, तो उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। कोई भी विचारक, उसको ये प्रोग्रेस का, उसके खुद की नॉलेज को विकसित करने का अधिकार है, तो वो आखिर में जो उसने माना है, डाली है चीज़ें, बोली है चीज़ें, यानी मैं शुरू में बचपन में यंग हूँ तब कुछ बोल रहा हूँ, और आगे काम करते, आगे और सीखते गया, सोचते गया, और फिर मैंने अगर कोई चीज़ बदली है तो वो भी हमने देखनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़, कोई भी विचारक पूरा परिपूर्ण हो ये हमको ज़रूरत नहीं है। विज्ञान हमको यह आत्मविश्वास दे सकता है। कोई भी नियम जो साबित हो चुका, उसे सच मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको हर क्षण साबित होने वाला है। आप अगर कहीं से भी छलांग मारो, पलंग से छलांग मारो तो भी उसी गति से वही नियम से गिरने वाले हो। आप बिल्डिंग से छलांग मारो तो भी वही नियम से गिरने वाले हो।
जो भी नियम विज्ञान के हैं, केवल फिजिक्स के नहीं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, साइकोलॉजी के, समाज शास्त्र के, जो भी नियम के तौर पे हमको पता है, उनके रिजल्ट वैसे ही आते हैं। तो ऐसा सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या हो जाता है, वही अध्यात्म में कभी कभी हम अपनी टांग को पकड़ के बांध लेते हैं और फिर लंगड़े चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आत्मविश्वास से हमने बात करने में कोई समस्या नहीं है। जो जीवन के सारे अंग हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, ये सारे अंगों के नियम होते हैं, और उन नियमों को हम जान सकते हैं विज्ञान के द्वारा, और वैसे रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए हमको बहुत पता है। ये सोचना कि हमको कुछ पता नहीं है, ये बिना वजह का खुद के ही आत्मविश्वास को ख़त्म कर देना है। हमको पता है शरीर कैसे बना है, हमको पता है इंसान कैसे बने बाकी प्राणियों से, हमको पता है जीव कैसे बने पृथ्वी पे, हमको पता है पृथ्वी कैसे बनी तारों से, हमको पता है हमारा सूरज का तारा कैसे बना, हमको बिग बैंग थ्योरी तक पता है, और उसके पीछे का किसी को कुछ नहीं पता। तो ये हमको समझ लेना पड़ता है। तो इसलिए इन सारी बातों पे आत्मविश्वास रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है रैशनैलिटी के लिए। इनफैक्ट रैशनैलिटी का एक फ़ायदा भी है कि हमको जो पता है उस पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि उसके सबूत मिलते रहते हैं हर वक्त। ठीक है। यस। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। ऐसी कोई हमको चर्चाएं करनी हो तो कभी भी कर सकते हैं, मुझे भी मज़ा आएगा जब। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। यस। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू आप सभी का। यस। थैंक यू।